नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली भी है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा पाप का कारण बनती है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है और पाप की कमाई कितने दिन तक टिकेगी, यह भी समय के गर्त में छिपा होता है। कोई व्यक्ति यदि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है तो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, जबकि बुरे कर्म करने वाले को एक न एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की ईमानदारी उसे कठिनाइयों के बावजूद सफलता की ओर ले जाती है, और वहीं एक अन्य व्यक्ति जो पाप की कमाई पर ऐश करता था, उसे समय ने कैसे सबक सिखाया। गांव सत्यपुर अपने नाम की तरह ही अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग मेहनती थे और हर किसी को अपने कर्मों पर विश्वास था। उसी गांव में दो मित्र रहते थे, रामकिशन और विजय। रामकिशन गरीब किसान था, उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरी ओर विजय गांव के सबसे धनी व्यक्ति रघुनाथ का बेटा था, जो पाप की कमाई से अमीर बना था। विजय ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गलत रास्ता चुना। रामकिशन खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। इसके बावजूद वह अपने परिवार को सही तरीके से पालने की कोशिश करता। विजय, जो पहले उसका अच्छा मित्र था, अब उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे रामू, कब तक इस बेकार की मेहनत करता रहेगा? देख, मैं तो बस अपने पिता के धन का आनंद ले रहा हूँ, विजय ने एक दिन हंसते हुए कहा। रामकिशन मुस्कुराया और बोला, मेहनत की कमाई में जो सुख है वह किसी और चीज में नहीं। विजय हंस पड़ा। सुख? तू भूखा रहकर भी सुख की बात करता है? रामकिशन ने शांत भाव से कहा, कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है दोस्त। तू देखता जा किसका जीवन अंत में बेहतर होता है। विजय के पिता रघुनाथ गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनकी कमाई बेईमानी और छल कपट से हुई थी। वे गरीब किसानों की जमीन हड़प लेते, ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देते और जब लोग कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी संपत्ति छीन लेते। विजय ने भी यही रास्ता चुना और अपने पिता की काली कमाई से ऐश करने लगा। विजय के पास महंगे कपड़े, बड़ी हवेली और घोड़े थे। वह अपने पैसे का दिखावा करता और गांव वालों को तुच्छ समझता। वह जानता था कि धन के बल पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कर्मों का लेखा जोखा करने वाला कोई और भी है। रामकिशन के खेतों में लगातार 2 साल तक फसल नहीं हुई। उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के साहूकारों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर अपने खेत में बैठा था कि तभी एक साधु वहां आया। बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? साधु ने पूछा। रामकिशन ने अपने हालात बताए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। बस अपना धैर्य मत खो, तेरा वक्त जरूर बदलेगा। रामकिशन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और फिर से अपने खेतों में काम करने लगा। कुछ महीनों बाद रघुनाथ की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। विजय को लगा कि अब वह पूरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता के दुश्मनों की संख्या अधिक थी। रघुनाथ की मौत के बाद उसके ठगे हुए लोग एक एक कर सामने आने लगे। सरकारी अधिकारी भी उसकी संपत्ति की जांच करने लगे। धीरे धीरे विजय की संपत्ति जब्त हो गई। उसके घर पर सरकारी मुहर लग गई और वह कंगाल हो गया। जिन दोस्तों ने उसके साथ ऐश की थी वे सब उसे छोड़कर चले गए। अब विजय के पास कोई सहारा नहीं था। वही गांव वाले जिन्हें वह तुच्छ समझता था, अब उसकी हालत देखकर दया भी नहीं कर रहे थे। एक दिन वह भूखा प्यासा रामकिशन के घर पहुंचा। रामकिशन उसे देखकर चौंक गया। अरे विजय, तू यहाँ? विजय की आंखों में आंसू थे। रामू, मैं गलत था। मैं सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि अच्छे कर्म ही असली संपत्ति होते हैं। रामकिशन ने उसे अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाया। विजय रो पड़ा। तूने मुझे हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं पाप की कमाई के नशे में था।
आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। रामकिशन मुस्कुराया और कहा, अभी देर नहीं हुई है दोस्त। सही रास्ता अपनाने का समय कभी भी आता है। मेहनत से फिर से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन बेईमानी से कमाया गया धन टिकता नहीं। रामकिशन के घर में बैठा विजय अभी भी अपनी किस्मत पर पछता रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो दौलत उसने ऐशो आराम में उड़ाई थी, वह एक झटके में खत्म हो गई। रामकिशन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुझे समझ आया विजय, पैसा सब कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म ही असली पूंजी होती है। विजय ने सिर झुका लिया। रामू, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। क्या अब भी मेरे पास सुधरने का मौका है? रामकिशन ने उसका कंधा थपथपाया। क्यों नहीं दोस्त, ईश्वर ने तुझे यह दिन इसलिए दिखाया है ताकि तू अपने रास्ते बदल सके। परिश्रम का रास्ता कठिन होता है, लेकिन इसका फल अवश्य मिलता है। विजय की आंखों में आशा की एक किरण जागी। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह मेहनत और ईमानदारी की राह पर चलेगा। अगली सुबह विजय पहली बार रामकिशन के खेत में काम करने के लिए पहुंचा। पहले तो गांव वालों ने उसे देखकर ताने मारे। अरे देखो, यह वही विजय है जो कभी सोने की थाली में खाता था और अब मिट्टी में सना पड़ा है। बेईमानी से कमाया पैसा कितने दिन तक टिकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है यह। विजय को ताने सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत करना कितना मुश्किल होता है। धूप में काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द से झुक गई और पूरा शरीर थकान से चूर हो गया। दोपहर में जब वह थोड़ा सुस्ताने बैठा तो रामकिशन ने पानी का लोटा उसकी ओर बढ़ाया। पहले दिन थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। विजय ने पानी पिया और रामकिशन से पूछा, तू ये सब सालों से कर रहा है, फिर भी कभी शिकायत नहीं की? मुझे तो सिर्फ एक दिन में लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। रामकिशन हंस पड़ा, क्योंकि मैंने इसे अपना धर्म समझकर किया, बोझ नहीं। जब मेहनत को बोझ समझोगे तो यह कठिन लगेगी, जब इसे अपने जीवन का हिस्सा मानोगे तो इसमें भी आनंद आएगा। विजय ने सिर हिलाया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार हार नहीं मानेगा। कई महीनों तक विजय ने रामकिशन के साथ खेतों में मेहनत की। धीरे धीरे उसका शरीर इस कठिन परिश्रम का आदी हो गया। ताने मारने वाले लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। देखो, विजय ने खुद को कितना बदल दिया है। वह जो कभी दूसरों का अपमान करता था, आज खुद ईमानदारी से काम कर रहा है। विजय को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। फसल कटाई का समय आ गया था। इस बार मौसम भी अच्छा था और फसल बहुत अच्छी हुई। रामकिशन बहुत खुश था, लेकिन विजय के मन में चिंता थी। रामू, यह फसल तो बढ़िया हुई, लेकिन जब बुरा समय आता है तब क्या किया जाए? रामकिशन ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो किसान की असली परीक्षा होती है दोस्त। कभी कभी सूखा पड़ता है, कभी ओले गिर जाते हैं, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो मेहनत करना नहीं छोड़ता, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। फसल बेचकर रामकिशन और विजय ने अच्छी कमाई की। विजय ने पहली बार ईमानदारी से कमाए पैसे अपने हाथों में लिए। उसे एहसास हुआ कि यह सुख पाप की कमाई में कभी नहीं था, लेकिन किस्मत ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। गांव में नया साहूकार बलराम आया, जो बहुत ही चालाक और निर्दयी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार दिया और फिर उनकी जमीन हड़पने लगा। एक दिन रामकिशन के पास गांव के कुछ किसान आए और बोले, रामू भाई, हमें बचाओ, बलराम हमारी जमीन छीनने वाला है। हमसे ब्याज नहीं चुका तो उसने हमें घर से निकालने की धमकी दी है। रामकिशन परेशान हो गया। उसने विजय की ओर देखा। हमें कुछ करना होगा विजय, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। विजय ने सोचा और कहा, हमें ईमानदारी और मेहनत से इसका हल निकालना होगा, लेकिन कैसे? गांव के किसान भयभीत थे। बलराम साहूकार ने उनकी जमीनों को हड़पने का खेल शुरू कर दिया था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे ब्याज चुकाने में असमर्थ होते तो उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता। धीरे धीरे कई किसानों के खेत अब उसकी मिल्कियत बन चुके थे। रामकिशन और विजय यह अन्याय होते नहीं देख सकते थे। गांव के बुजुर्गों के साथ उन्होंने बैठक बुलाई। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे हम अपनी जमीन बचा सकें, रामकिशन ने कहा। लेकिन बूढ़े किसान हताश थे। एक ने कहा, हम गरीब लोग उसके सामने टिक नहीं सकते, वह सरकार से भी मिला हुआ है। दूसरे ने कहा, अगर हमने विरोध किया तो वह हमें गांव से निकाल देगा। विजय, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, आत्मविश्वास से बोला, हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें
तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामकिशन ने भी हामी भरी। सही कहा, हमें अपनी खेती को और बेहतर बनाना होगा ताकि हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े, और अगर हमें पैसे की जरूरत पड़े तो हम मिलकर एक कोष बनाएं जिससे किसी किसान को बाहर से कर्ज न लेना पड़े। सबको यह योजना पसंद आई, लेकिन सवाल यह था कि इतनी जल्दी पैसा आएगा कहां से। अगले ही दिन रामकिशन और विजय गांव के बाहर के शहर में गए। वहां उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वे सरकारी दफ्तर गए और पता किया कि सरकार छोटे किसानों की मदद के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देती है। वे गांव लौटे और सबको यह खुशखबरी दी। विजय बोला, हमें अब बलराम के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सरकार की मदद से हम अपने खेतों को बचा सकते हैं। गांव के किसान थोड़े सशंकित थे, लेकिन रामकिशन ने उन्हें भरोसा दिलाया, हमें बस धैर्य रखना होगा और मेहनत करनी होगी। अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। धीरे धीरे किसानों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों में आधुनिक तरीकों से खेती करना शुरू किया, लेकिन बलराम यह सब देखकर तिलमिला उठा। बलराम समझ गया था कि अगर किसानों को यह योजना सफल हो गई तो उसकी पूरी जालसाजी खत्म हो जाएगी। वह कुछ भी करके इस बदलाव को रोकना चाहता था। एक रात उसने अपने गुंडों को बुलाया और कहा, अगर ये किसान अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। हमें इन्हें फिर से मजबूर बनाना होगा। गुंडों ने गांव में दहशत फैलानी शुरू कर दी। रात में किसानों के खेतों में आग लगा दी गई। कुछ किसानों को धमकी भरे पत्र मिले। जब यह सब हुआ तो विजय और रामकिशन को समझते देर नहीं लगी कि यह सब बलराम का किया धरा है। अब क्या करें रामू? विजय ने चिंतित होकर पूछा। रामकिशन ने दृढ़ता से कहा, अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे। हमें पुलिस और प्रशासन के पास जाना होगा। लेकिन गांव के बुजुर्ग डरे हुए थे। एक किसान बोला, अगर हमने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह हमें और सताएगा। लेकिन विजय अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अगर हम अन्याय सहते रहे तो वह और बढ़ेगा। हमें लड़ना होगा। रामकिशन और विजय गांव के कुछ साहसी किसानों के साथ जिले के कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने सारी घटनाएं बताई, बलराम के धोखाधड़ी के सबूत दिए और अपनी जान को खतरा होने की भी बात कही। कलेक्टर ने उनकी शिकायत गंभीरता से सुनी और तुरंत पुलिस को जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में बलराम की साजिशों का पर्दाफाश हो गया। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों को पहली बार लगा कि सच में ईमानदारी और संघर्ष का फल मिलता है। बलराम के जाने के बाद गांव में नई ऊर्जा आ गई। किसानों ने अपनी खेती को और उन्नत करने का संकल्प लिया। विजय और रामकिशन ने मिलकर एक सहकारी संस्था बनाई जिससे गांव के लोग आपस में सहयोग कर सके। अब कोई भी किसान मजबूरी में अपनी जमीन गिरवी नहीं रखता था। जो आर्थिक संकट में होता उसकी मदद सहकारी संस्था से की जाती। विजय, जो कभी पैसे के नशे में चूर था, अब गांव की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वह ऐसा जीवन जिएगा। एक दिन वह रामकिशन के पास आया और बोला, रामू, सच में अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। रामकिशन मुस्कुराया, हाँ दोस्त, और बुरे कर्मों की कमाई कितने दिन तक टिकेगी यह भी अब तुझे समझ आ गया होगा। गांव में बदलाव आया जरूर था, लेकिन यह अंत नहीं था। नई चुनौतियां अब भी थीं। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार था, बाजार में किसानों का शोषण होता था और गांव में कुछ लोग अब भी विजय और रामकिशन के खिलाफ थे। गांव में बलराम का आतंक खत्म हो चुका था, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। किसानों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार था, बाजार में बिचौलियों का दबदबा था और कुछ प्रभावशाली लोग विजय और रामकिशन की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे थे। एक शाम जब विजय और रामकिशन गांव के चौपाल में बैठे थे तो कुछ किसान उनके पास आए। रामू भाई, हमें बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल रही। जो व्यापारी हमारी फसल खरीदते थे उन्होंने अचानक दाम कम कर दिए हैं। एक किसान ने शिकायत की, हाँ, पहले जो अनाज 50 रुपए किलो बिकता था अब वही 30 रुपए में खरीदा जा रहा है। दूसरे किसान ने कहा। रामकिशन और विजय यह सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है। गांव में साहूकार बलराम के कुछ साथी अभी भी बचे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों। विजय ने कहा, हमें अब अपने अनाज को सीधे शहर में बेचना होगा, बिचौलियों को हटाना होगा।
अगर हम खुद व्यापार करेंगे तो हमारी फसल की सही कीमत मिलेगी। किसान थोड़े डरे हुए थे। पर शहर जाने के लिए पैसे चाहिए, वहां जाकर व्यापार करने के लिए संपर्क चाहिए। यह सब इतना आसान नहीं है, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। रामकिशन ने ठान लिया था कि वह अपने गांव के लोगों को फिर से शोषण का शिकार नहीं होने देगा। कोई भी बदलाव आसान नहीं होता। अगर हम अभी कदम पीछे हटा लेंगे तो फिर से वही होगा जो पहले होता आया है। रामकिशन ने दृढ़ता से कहा। विजय ने भी सहमति जताई। हम सब मिलकर काम करेंगे। हम खुद बाजार तक फसल पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। अगर सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही तो हमें खुद अपने हक के लिए लड़ना होगा। रामकिशन और विजय ने मिलकर गांव के किसानों को संगठित किया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर एक ट्रक किराए पर लेंगे और अपनी उपज को सीधे शहर के बाजार में ले जाकर बेचेंगे। यह आसान नहीं था। व्यापारियों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। कुछ सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर उनके रास्ते में रुकावटें डाली गईं। लेकिन इस बार किसान डरे नहीं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पहली बार अपनी उपज को खुद बाजार तक पहुंचाया। जब उन्होंने फसल बेची तो उन्हें उम्मीद से दोगुनी कीमत मिली। गांव में खुशहाली लौटने लगी। किसानों को पहली बार एहसास हुआ कि अगर वे संगठित हो जाएं, तो कोई भी उन्हें उनका हक लेने से नहीं रोक सकता। गांव की उन्नति से कुछ लोगों को जलन होने लगी। बलराम के कुछ पुराने साथी अब भी गांव में थे, जो नहीं चाहते थे कि यह बदलाव टिके। एक रात कुछ अज्ञात लोगों ने गांव के गोदाम में आग लगा दी। हजारों रुपए की फसल जलकर राख हो गई। रामकिशन और विजय यह देखकर हैरान रह गए। किसानों में डर फैलने लगा। हमने मेहनत करके जो कमाया था वह सब नष्ट हो गया, अब क्या करेंगे? एक किसान ने रोते हुए कहा। विजय ने गुस्से में कहा, यह किसी की साजिश है, हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। रामकिशन ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा, हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम हिम्मत हार गए तो यह अन्याय फिर से बढ़ेगा। हमें इसका समाधान खोजना होगा। किसानों ने फैसला किया कि वे इस घटना की शिकायत प्रशासन से करेंगे और अपने गांव में सुरक्षा मजबूत करेंगे। रामकिशन और विजय ने प्रशासन से संपर्क किया। उन्होंने गांव में हो रही घटनाओं की जानकारी दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि आग लगाने वाले वही लोग थे जो पहले बलराम के इशारे पर काम करते थे। लेकिन इस जीत के बावजूद चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। गांव के किसानों को अब सरकारी अफसरों की लापरवाही से भी जूझना पड़ रहा था। रामकिशन ने फैसला किया कि अब वे सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेंगे। वे और किसानों को संगठित करेंगे और अपने अधिकारों के लिए बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। विजय और रामकिशन ने तय किया कि वे एक किसान संगठन बनाएंगे। इस संगठन का उद्देश्य किसानों को उनके अधिकार दिलाना और बिचौलियों तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था। धीरे धीरे अन्य गांवों के किसान भी उनसे जुड़ने लगे। किसान आंदोलन की तरह यह संगठन फैलने लगा। सरकार और व्यापारियों को अब इस संगठन से खतरा महसूस होने लगा। कुछ अफसरों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन किसानों की एकता के सामने उनकी कोई चाल नहीं चली। अब गांव के किसान खुद अपने उत्पाद का व्यापार कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी थी। गांव में किसान संगठन की ताकत बढ़ रही थी। अब किसान खुद अपनी उपज बेच रहे थे, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही थी और गांव की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। रामकिशन और विजय को यह एहसास हो चुका था कि अब उनका मुकाबला केवल व्यापारियों और भ्रष्ट अफसरों से नहीं, बल्कि उन ताकतवर लोगों से भी था जो नहीं चाहते थे कि किसान आत्मनिर्भर बने। एक दिन जब रामकिशन और विजय गांव के किसानों के साथ बैठक कर रहे थे, तो गांव के प्रधान जगत सिंह वहां आ पहुंचे। रामकिशन, विजय, यह सब बंद करो, तुम लोग गांव में अशांति फैला रहे हो, जगत सिंह ने कड़कते हुए कहा। विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, प्रधान जी, हम तो गांव के भले के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वह वही लोग हैं जो अब किसानों को लूट नहीं पा रहे। जगत सिंह ने ठहाका लगाया, समझ गए, अब तुम हमसे भी टकराने की सोच रहे हो। याद रखना, यह गांव मेरा है, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। रामकिशन ने शांत स्वर में कहा, प्रधान जी, गांव आपका नहीं, यहाँ के किसानों का है। अब वे जाग चुके हैं, वे अब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। जगत सिंह गुस्से में तिलमिला उठा और धमकी देते हुए वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसानों के खेतों में जहरीला पानी बहा दिया गया, जिससे फसलें खराब होने लगीं। सरकारी अफसरों ने किसानों की शिकायतें अनसुनी करनी शुरू कर दी।
रामकिशन और विजय को समझते देर नहीं लगी कि यह सब जगत सिंह और उसके सहयोगियों की साजिश थी। अब हमें और सतर्क रहना होगा, रामकिशन ने कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक रात जब विजय अपने घर में था तो कुछ नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए और उसे धमकी देने लगे। अगर तुमने किसानों को भड़काना बंद नहीं किया तो अगली बार सिर्फ धमकी नहीं मिलेगी, कुछ और भी होगा, एक नकाबपोश ने कहा और अंधेरे में गायब हो गया। विजय ने यह बात रामकिशन को बताई। अब यह लड़ाई और कठिन हो गई है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, रामकिशन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। गांव के किसानों को न्याय दिलाने के लिए रामकिशन और विजय ने जिला कलेक्टर से मिलने का फैसला किया। जब वे कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात राकेश वर्मा नामक एक ईमानदार अफसर से हुई। राकेश वर्मा ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर आपके पास सबूत हैं तो मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा। विजय ने गांव में हुई घटनाओं के सारे प्रमाण उसे दिए। राकेश वर्मा ने उसी समय जिला पुलिस को आदेश दिया कि वे गांव में जाकर जांच करें। यह खबर फैलते ही जगत सिंह और उसके गुंडे बौखला गए। एक रात जब विजय अपने घर से बाहर निकला तो उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। बहुत उछल रहे हो विजय, अगर ज्यादा बहादुरी दिखाई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी जल चुकी फसलों का हुआ था, एक गुंडे ने धमकी दी। लेकिन इस बार विजय डरने वालों में से नहीं था। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उन पर हमला कर दिया। आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। गुंडे डरकर भाग गए, लेकिन विजय को चोटें आ चुकी थीं। रामकिशन ने उसे संभाला और कहा, अब यह मामला कानून तक पहुंचना जरूरी है। अगर हम चुप रहे तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। गांव के सभी किसान एक साथ इकट्ठा हुए और जगत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पुलिस थाने जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई। राकेश वर्मा के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे सारी साजिश का पर्दाफाश होने लगा। जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव में पहली बार किसानों ने महसूस किया कि जब वे एकजुट होते हैं तो सबसे ताकतवर शासक भी उनके आगे झुक सकता है। गांव में किसानों की जीत की खबर तेजी से फैली। जगत सिंह और उसके गुंडे गिरफ्तार हो चुके थे। बलराम पहले ही जेल जा चुका था और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार उजागर हो चुका था। पहली बार किसानों को महसूस हुआ कि उनकी मेहनत और एकता रंग लाई है, लेकिन यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा था। वे नहीं चाहते थे कि किसान अपनी मर्जी से खेती करें और बाजार तक अपनी उपज खुद पहुंचाएं। एक दिन जिला प्रशासन की ओर से गांव में एक अधिकारी आया। यह सरकारी जमीन है, आपको इसे खाली करना होगा, उसने गांव वालों से कहा। गांव के लोग हैरान रह गए। यह वही जमीन थी जिस पर किसान सालों से खेती कर रहे थे। अब अचानक यह सरकारी जमीन कैसे हो गई? विजय और रामकिशन को समझते देर नहीं लगी कि यह एक नई साजिश थी। अगर हम पीछे हटे तो यह फिर से वही हाल कर देंगे जो बलराम ने किया था, विजय ने कहा। रामकिशन ने जवाब दिया, अब यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी, हमें इसे पूरी ताकत से लड़ना होगा। रामकिशन और विजय ने अपने किसान संगठन की मदद से एक वकील से संपर्क किया। अगर यह सरकारी जमीन थी तो इसका कोई दस्तावेज होना चाहिए, हम अदालत में केस दाखिल करेंगे, वकील ने कहा। गांव के किसानों ने चंदा इकट्ठा किया और केस दर्ज करवा दिया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। सरकारी अधिकारी और स्थानीय दबंग चाहते थे कि किसान पीछे हट जाए। कई बार गांव वालों को धमकाया गया, लेकिन इस बार वे डरने वाले नहीं थे। कोर्ट में केस चलने लगा। विजय और रामकिशन ने सबूत इकट्ठा किए, गांव के बुजुर्गों के बयान दर्ज करवाए और प्रशासन की धांधली को उजागर किया। आखिरकार अदालत का फैसला आया। यह जमीन किसानों की है। प्रशासन अवैध रूप से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था। किसानों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। फैसला आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ जमीन बचाने की जीत नहीं थी, बल्कि यह जीत किसानों की आत्मनिर्भरता की थी। इस जीत के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। किसानों ने अपनी सहकारी संस्था को और मजबूत किया। अब वे न केवल अपनी उपज को खुद बाजार तक पहुंचाते थे, बल्कि अपनी ही फैक्ट्री में अनाज प्रोसेस करके बेचने लगे। रामकिशन और विजय ने मिलकर गांव में एक किसान प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां नए तरीकों से खेती करने की जानकारी दी जाती थी। धीरे धीरे दूसरे गांव भी इस बदलाव से प्रभावित होने लगे। अब किसान जागरूक हो गए थे। वे किसी के शोषण का शिकार नहीं बनना चाहते थे। एक दिन विजय और रामकिशन गांव के चौपाल में बैठे थे। विजय ने कहा, रामू, तूने सही कहा था।
अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। रामकिशन मुस्कुराया और बोला, हाँ दोस्त, और बुरे कर्मों की कमाई ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। विजय ने गांव की तरफ देखा। किसान खुशहाल थे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अब कोई भी किसान मजबूरी में अपनी जमीन नहीं बेचेगा। अब कोई भी गांव का आदमी भूखा नहीं रहेगा, विजय ने गर्व से कहा। गांव अब पहले जैसा नहीं था, यह एक नई सुबह थी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री कृष्ण।